प्रॉब्लम है ऑल इंडिया। जब जेब में पैसे नहीं आएगा तो खर्च कहाँ से करेंगे? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हाँ नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आम आदमी की, बात करेंगे जेब पर महंगाई के बार की। शुरुआत करते हैं। अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सिलेंडर के दाम देखो अब इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम देखो इतने महंगे हो गए, पेट्रोल के दाम देखो इतने महंगे हो गए हैं। आज हमारी गृहिणियों की वो नौबत आ चुके हैं कि हम फिर से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। स्टूडेंट है, हम लोग को बहुत कम पैसे मिलते हैं और इतनी महंगाई की वजह से हम लोग बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं। गरीब लोग इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीदेंगे? सबकी टेंशन, लाइफ लंबी छोटी पेंशन, अब कैसे गुजारा हो भैया। यही प्रॉब्लम है ऑल इंडिया। जब जेब में पैसे नहीं आएगा तो खर्च कहाँ से करेंगे? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हाँ नाज़रीन, महंगाई है कि लगातार बढ़ती जा रही है। मुल्क में बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है आम आदमी, मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास। चाहे तेल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, सीएनजी, पीएनजी, तमाम की चीज़ें जो हैं कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और इसका असर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों पर पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ें हैं, महंगी हो गई हैं। सब्जियों की कीमतें हैं कि आसमान छू रही हैं। फल फ्रूट की पहुंच से आम आदमी दूर होता जा रहा है। वहीं आज की अगर बात करें तो दिल्ली के अवाम पर महंगाई का दोहरा अटैक देखा गया। दिल्ली में आज पीएनजी 4.5 रुपये महंगी होने के बाद सीएनजी की कीमत भी बढ़ गई। दिल्ली में आज से सीएनजी 2.5 रुपये महंगी हो गई है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ा है। इस सब के बीच में ये खबर भी कल हमने आपको बताई थी कि वजारत स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से 12 अप्रैल को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की खुर्दा इफरात ज़र मार्च में 6.95% होकर 17 महीनों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फरवरी में मुल्क की खुर्दा इफरात ज़र 6.07% थी। मार्च के लिए CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इफरात ज़र का प्रिंट मुत्तफ़िक़ा तखमीना से काफ़ी ज़्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक माहिरीन इक़्तिसादियात ने तवक्को की थी कि CPI इफ़रात ज़र 6.35% तक बढ़ जाएगा। क्या कुछ आम लोगों का कहना है, इससे भी आइए हम आपको ज़रा रूबरू करवाते हैं। अरे जेब तो खाली हो गई भाई साहब, ये देखो जेब खाली हो गई हमारी। इतना महंगाई चल रही, आमदनी कुछ है नहीं, महंगाई इतनी चल रही क्या बता। हम तो सबसे ये कहते हैं हाथ जोड़ के कि इसे कम किया जाए, इतनी महंगाई ना की जाए। जिस हिसाब से सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपनियों से और कॉल सेंटरों से रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है और ऊपर से ऑर्डर ये भी आ रहा है कि गाड़ी में एसी चलाई जाए। अरे जब गाड़ी में हमको कुछ बच ही नहीं रहा है तो हम एसी और गैस का पैसा कहाँ से लाएंगे बताओ। भाई यही कहूँगा, या तो इन गरीब आदमियों को बिल्कुल शहर दे दो, ख़त्म कर दो, ना तो ये तड़पा के क्यों मारना चाहते हो। सैलरी है वो नहीं बढ़ रहा है तो हम कैसे इसको करेंगे बताइए। ये तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत मतलब सोचने वाली बात है। सरकार जब गैस बढ़ा रही है, रेट बढ़ा रही है, तो भाई कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए ना, कि ड्राइवर है, मालिक है, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारी गाड़ी में गैस ज़्यादा जा रही है, ड्राइवर को भी पैसा कुछ कम पड़ रहा है तो उनको भी देखना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने सुना कि क्या कुछ आम आदमी जो है वो अपना दर्द महंगाई का बयान कर रहा है। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आज सीएनजी पीएनजी की जो कीमतें हैं वो भी दिल्ली एनसीआर और अतराफ में बढ़ गई हैं और जाहिर सी बात है कि बढ़ती कीमतों का असर जो है सबसे ज़्यादा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। और ये कुछ बहुत ज़्यादा लगातार इधर हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से, ख़ास तौर से जिस तरह से लगातार बात की जा रही थी कि कुछ रियासतों में जो इंतखाबात हैं उनके ख़त्म होने के बाद महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर नज़ारा सामने आ रहा है। और आखिर कहीं तो ये महंगाई अब रुकनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर आम आदमी को झेलना पड़ रहा है।
कोरोना के बाद से लगातार हमने देखा था कि पहले ही आम आदमी की जो आमदनी है, उनकी कमाई है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। कुछ लोगों की नौकरी नहीं है, अगर नौकरियां हैं भी तो बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। और उस सब के साथ ये बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं जो जीना है वो आम आदमी का मुश्किल कर रही है। और ये लगातार तमाम जो लोग हैं आम आदमी वो कहते नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद रहेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जाने माने मेहमान हैं हमारे, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, उनका हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। साथ ही डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस से हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। और दोनों अपने खास मेहमानों का हम इस पेशकश में इस्तकबाल करना चाहेंगे। और शुरुआत शुभेंदु जी आपसे ही हम करना चाहेंगे। आम आदमी के तौर पे आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी और पूरी ये तवक्को रखूँगी कि जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस पर हम संजीदगी से यहाँ बात करेंगे कि कहीं तो रोक लगनी चाहिए। आज देखिए अब दिल्ली, एनसीआर और नोएडा में जिस तरह से सीएनजी और पीएनजी की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। कहीं तो रुकनी चाहिए अब ये महंगाई। ठीक कह रहे हैं हिना जी। कारण क्या है कि जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं दिल्ली में और नोएडा में, उनको प्राइसेस बढ़ गया, जो उनके जो परचेस प्राइस है वो बढ़ा है। और जो परचेस प्राइस जो पहले $2.9 पर BTU होता था, वो अब बढ़ के $6.1 पर BTU हो गया है। BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसके बेसिस पे मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स होती हैं, इसके बेसिस पे प्राइस बढ़ गया, डबल प्राइस हो गया। इसलिए ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्राइस लगभग, और भी ये जो भी प्राइसिंग तय हुई है, ये प्राइसिंग अप्रैल से लेकर सितंबर तक की है। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल पर कि कैसे गैस की प्राइसिंग तय होती है इंटरनेशनली। इंटरनेशनल को जो 12 महीने का जो प्राइस रहता है, लिक्विफाइड ग्लोबल लिक्विफाइड प्राइसिंग जो रहती है, हम उनसे 3 महीने पीछे चलते हैं, उसका एवरेज प्राइस इंडिया में देते हैं। अभी भी जो हम गैस जिस रेट पे दे रहे हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है। मतलब ONGC और ऑयल इंडिया जिस प्राइस पर गैस हमको आगे दे रही है, उस प्राइस पर हम लॉस में, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट यदि 10 रुपीज होगी तो हम बाजार में जो यहाँ पे प्राइसिंग दे रहे हैं वो 6 रुपए में दे रहे हैं। तो ये जो प्राइसिंग है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन है। हमको लगता नहीं है अभी कि आगे भी कुछ समय में, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अक्टूबर के बाद भी ये प्राइसिंग अभी बढ़ेगी, एटलीस्ट यदि हम CNG और PNG की बात करते हैं टेक्निकली। जी शुभेंदु जी, आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ यहाँ ये बताया है कि अभी जो कीमतें हैं वो और बढ़ने के आसार हैं। आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी बताया, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो वो हैं जो कि टेक्निकली समझ में आती हैं। आम आदमी को तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि उसको अपनी जेब से कितना ज़्यादा पैसा अदा करना पड़ रहा है। अब देखिए ना, जो कैब ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी अपना किराया जो है वो बढ़ा दिया है, इसका भी सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जो रोज़मर्रा दफ्तर जाने वाले लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो निकलते हैं अपने सफ़र के लिए निकलते हैं स्टेशन या एयरपोर्ट्स के लिए, उनको भी इसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। ये तो मानेंगे आप? देखिए दोनों चीजें हैं, चाहे यहाँ डायरेक्ट तरीके से उनका खर्चा है या उधर जो ONGC और ऑयल इंडिया करके जो ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लॉस में जाए उनको सब्सिडी दी जाए, तो लॉसेस तो दोनों कंडीशन पे ही होगा। क्योंकि आप यदि इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात देखो, हमारा आज भी प्राइस दुनिया के उन सब कंट्रीज के हिसाब से कंपेरिजन में बहुत सस्ता है। मेरे को ऐसा कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये सरकारें इसको देख रही हैं, पर इसमें बहुत कुछ होना, हमको ऐसा लगता है, बड़े बेवाकी से कह रहा हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूं कि अगले 3 महीने के बाद प्राइसिंग कम हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर हमको नहीं लगता कि अगले 3 महीने, सितंबर के पहले तक तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये प्राइसिंग सितंबर तक के लिए हो गई है, अप्रैल टू सितंबर। और उसके बाद भी यदि इस समय पर इंटरनेशनल प्राइस का जो आज का रेट है वो हायर है, उसका जब एवरेज निकाला जाएगा तो अक्टूबर के बाद दोबारा बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए किसी को भी गलत उसमें नहीं रहना चाहिए, प्राइसिंग अभी बढ़ेगी।
जी बिल्कुल, यही बात हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जो दाम है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहीं तो कोई तो इसका हल होगा। जिस तरह से बात की जा रही है कि चाहे वो सब्सिडी दी जाए या दूसरे कुछ तरीके अपनाए जाएं, आखिर जो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, जो तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा बहुत तो वो सोच सकते हैं कि आगे क्या कुछ किया जाए। क्या इस सिलसिले में बातचीत नहीं की जा सकती? इसके लिए हिना जी एक कमेटी बनाई गई है, बहुत जो पिछले 1.5 महीने से इसी चीज़ को स्टडी कर रही है कि क्या किया जाए इस समय पर प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए। जो इन्फ्लेशन हो रही है, एटलीस्ट जो डीजल फ्यूल और जो पीएनजी और सीएनजी पर है, दे आर कमिंग अप विद 23rd ऑफ दिस मंथ को एक पीएम के साथ मीटिंग है, उसमें से कुछ सोल्यूशन मिलता है तो मेरे को लगता है, क्योंकि सब्सिडी ही देना एक ऑप्शन बचता है यदि इस प्राइस को कंट्रोल करना है, अदरवाइज प्राइस तो बढ़ेगा। हिना जी, मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से, मेरे एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए इंटरनेशनली जो मैं प्राइस कंट्रोल को देखता हूँ किस तरीके से हो रहा है, हमको ऐसा नहीं लगता कि अगले 6 महीने में प्राइस कोई कम होने वाला है। जी शुभेंदु जी, और पीएनजी के लिए। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्राइस है ये सिर्फ ईंधन का नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी का नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इससे रिलेटेड जो तमाम तर चीज़ें हैं, सब्जियों की हम बात कर लें, सब्जियों के दाम भी यहाँ पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में सब्जी और फल के दाम बढ़ना कहीं ना कहीं अब जो आम आदमी है वो गुस्से में भी नजर आ रहा है और अपनी मजबूरी का भी इजहार कर रहा है। इसको रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जी हाँ, मैं वही हिना जी आपको बताता हूँ 2 चीजें। जो एक ऑयल की जो बात करी, जो अभी गैस की बात करी हम लोगों ने, सीएनजी और पीएनजी की बात करी, उसमें आपको मैं एक और छोटा सा फिगर बता देता हूँ। नॉट ओनली दिस, इसमें हम लोग लगभग 30% जो गैसेस हैं वो हम लोग पावर सेक्टर, पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। 27% हम जो कर रहे हैं वो हम इसमें फर्टिलाइजर जनरेशन प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, और उसके बाद लगभग अप्रॉक्सीमेटली 19% हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रहे हैं, जो सिटी में आपको मिलता है, जो सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप देखिए फर्टिलाइजर भी महंगा होगा, क्योंकि वहां पे भी प्राइस उसका इनपुट फर्टिलाइजर और पावर भी महंगी होगी, दोनों चीजें वहां पे भी महंगा होना है। अब आपका यहाँ पे जो सब्जियों की बात आपने करी, सब्जियों में क्या है कि जो फ्रेट का पोर्शन है वो केवल 10% है सब्जियों की कॉस्ट का। में सपोज करो यदि फ्रेट आपका बढ़ गया, सपोज करिए पहले 1000 रुपए था एक गाड़ी को ले जाने का, वो 1200 हो गया या 1400 हो गया, पर सब्जियां लोगों ने 20 रुपए की बढ़ा के 40 रुपए कर दी है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको उतना ही अलाउ करना चाहिए जितना प्राइस इंक्रीमेंट फ्रेट के कारण बढ़ा है, पर ऐसा नहीं हुआ। जो गाड़ियां जो स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो और किसी पार्टी की हो, उनको इस समय पर वो जो लोग हैं जो इस प्राइस को बढ़ा रहे हैं, जो वहां के ट्रेडर्स हैं, जी, किसानों को आज भी वही प्राइस मिल रहा है। पर चूंकि वो दिखाने के लिए, बताने के लिए कि फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए सब्जियां महंगी हो गई हैं। यानी शुभेंदु जी, यहाँ पर ये हम टेक्निकली तौर पर समझना चाहेंगे कि अगर स्टेट्स चाहें, रियासतें चाहें, तो कहीं ना कहीं कीमतें कम हो सकती हैं, ये कहना चाहते हैं। सब्जियां जो फूड प्राइसेस है वो केवल 10% बढ़ सकती है। केवल यदि 20 रुपए किलो की आलू है तो वो 22 हो सकती है। इस फ्यूल प्राइसेस का सब्जियों के ओवरऑल के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आप लोगों ने इसका बहाना लेके 20 रुपए का 30 रुपए या 40 रुपए कर दिया। लेकिन शुभेंदु जी, एक आम आदमी के लिए तो ये बहाना नहीं है ना। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर 100 रुपए लेके बाजार में पहले जाते थे, वहीं अब 500 का नोट भी कब खत्म हो जाता है पता नहीं चल पाता है। हम तो जमीनी हकीकत देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं ये। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले तो आपको बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश में। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आज भी हमने देखा कि सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं, और सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि इसका असर जो है वो आम आदमी की तमाम जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, दालें हो, उन पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो अब इस महंगाई को खत्म होना चाहिए। सेंटर और स्टेट मिलकर, जिस तरह से अभी शुभेंदु जी कह रहे थे कि अगर चाहे तो सेंटर और स्टेट मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सियासत से परे हटकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए हिना जी, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना है कि जब वो विपक्ष में थे तो वो किस तरीके से
थोड़ी थोड़ी 20-25 पैसे दाम बढ़ते थे और वो आंदोलन करने लगते थे। आज जब उनकी सरकार है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत उस समय की तुलना में यानी कि 2014 की तुलना में बेहद कम है। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था उस समय गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, पेट्रोल की कीमत 71 रुपए थी, डीजल की कीमत 63 रुपए थी और उस समय क्रूड ऑयल की कीमत $108 प्रति बैरल था। आज जब क्रूड ऑयल की कीमत थोड़ी समय के लिए बढ़ा और फिर $100 के नीचे आ गया है और उस स्थिति में सीएनजी की कीमत, पीएनजी की कीमत, डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत आसमान की ऊंचाइयों पर है, रिकॉर्ड स्तर पर है, तब भारतीय जनता पार्टी को अपने वो पुराने तमाम जो उनके आंदोलन थे 2014 के पहले वाले उस पर निगाह रखना चाहिए। जनता त्राहिमाम कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के फीस 10% बढ़ाने की छूट दे दी गई है। ऐसे में सब्जियों की कीमत, मैं तो भिंडी की बात करूं हिना जी, तो 80 रुपए के ऊपर है और नींबू की कीमत किस तरीके से 400 रुपए किलो तक पहुंच गई वो हम सब ने देखा। हरी सब्जियों की कीमत की बात करिए, दवाइयों पर खास करके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिसमें हार्ट की दवाइयां, जिंदगी बचाने वाली जो दवाएं हैं, जिसमें लिवर की दवाइयां हैं, उनकी भी कीमत उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई है। इस तरीके से आप चौतरफा एक आम आदमी को मारकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, तो यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, यही अब हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ रही है, उनको सियासी पार्टियों की जो आपसी बयानबाजी है एक आम आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आती। उसको ये समझ में आता है कि जब वो सुबह बाजार में जाने के लिए निकला है तो उसकी जेब से कितना रुपया निकला, उसकी कितना उसका खर्चा बढ़ा, उसके किचन का बजट जो है वो कितना बिगड़ा है, आम आदमी को ये समझ में आ रहा है। तो क्या कुछ आपकी नजर में लगता है आपको कि इस महंगाई को रोकने के लिए करना चाहिए? कुछ तो होगा आपस में मिल बैठकर, या जिस तरह से हमारे यहाँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, क्या वो तमाम लोग मिल बैठकर एक कमेटी बनाकर इस सिलसिले में बात नहीं कर सकते, कुछ आगे जनता के लिए नहीं ला सकते? देखिए हिना जी, अगर प्रदेश सरकार कांग्रेस की जहां तक बात है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी की जो कीमत बढ़ती है वो उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब हमारी सरकार थी डीजल पर 3.5 रुपए 36 पैसे और पेट्रोल पर 9 रुपए 36 पैसे का एक्साइज ड्यूटी था। आज ये 36 रुपए और 33 रुपए है। इन्होंने 5 गुने से ज्यादा की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो घटाना इनको है। 26,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने फ्यूल पर टैक्स वसूले हैं और 10,45,000 करोड़ रुपए अपने चंद उद्योगपति मित्रों का एनपीए। चलिए ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। शुभेंदु जी, देखिए यहाँ पर फिर कांग्रेस जो है वो तमाम चीजें दोहरा रही है। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी उन तमाम बातों को दोहराया जा रहा है। जब कांग्रेस यहाँ पर हुकूमत में थी उस वक्त जब महंगाई बढ़ती थी तो बीजेपी जो है, बीजेपी के तमाम लीडर जो है वो किस तरह से महंगाई को लेकर एक हंगामा बर्पा करते थे। अब कांग्रेस भी उसी तरह की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो इस महंगाई को रुकना चाहिए। क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ आम आदमी के लिए सोचना चाहिए? क्योंकि बहरहाल वोट देकर जिताया तो आम आदमी ने है। मैं वही सना जी आपको, हिना जी आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि यदि 2014 के पहले की बात कही इन्होंने कि हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह देता हूँ कि यदि फरवरी 2014 हमारी सरकार आने से जस्ट पहले 1241 रुपए का नॉन सब्सिडाइज एलपीजी का सिलेंडर था, जो आज की डेट में नॉन सब्सिडाइज एलपीजी का रेट 948 रुपए, 950 रुपए, 960 रुपए है। मीन्स आज 10 साल के बाद भी नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट उस समय के रेट से भी कम है। दूसरी चीज, अब मैं आपके पास आपको समझा, सब्सिडी जो दी जा रही है वो उस समय पे भी दी जाती थी, आज भी दी जा रही है। उमाशंकर जी, हम बात सुन लेते हैं शुभेंदु जी की, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। उमाशंकर पांडे जी, बात सुन लेते हैं पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी की, फिर आपके पास आएंगे। आप देखिए गलत बात बोल रहे हैं।
ठीक है, आपको भी जवाब देने का मौका मिलेगा, आपके पास आएंगे सर। आप इनकी तमाम बातें याद रखिए, आपके पास आएंगे। और आप जिस तरह से जानते हैं कि हमारी डिबेट का खास मकसद होता है कुछ सॉल्यूशन निकलना, डिस्कशन का यहाँ पर हम खास तौर पर बात करते हैं। शुभेंदु जी अपनी बात जारी रखिए। तो मैं आज भी बताना चाहता हूं कि उस समय के नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर्स के बाद हमारा आज भी रेट कम है, और सब्सिडी जो उस समय दी जा रही थी उसके बाद पहली बार आप कह रहे हैं कि रेट कम है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ नॉन सब्सिडाइज के बाद जो रेट आ रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडीज है, उसको लोग मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने सब्सिडीज दी भी। 2013 जुलाई का फिगर उठाइए, 15.3 फूड इन्फ्लेशन रेट था। फूड इन्फ्लेशन रेट 15.3% 2013 जुलाई में जब इनकी सरकार थी, और आज 3.9 को बढ़ के 4.2% हो गया है 2 साल के 3 साल के कोरोना और कोविड ये सब लड़ाई के बावजूद। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को अब एक बड़ा पॉजिटिव रोल देना चाहिए यदि उनके पास कोई सोल्यूशन है। मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने आपके चैनल पे सबसे पहले आके यही कहा कि जो ONGC और ऑयल इंडिया कंपनी थी जो इसको गैस को जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो यदि लॉस पे कर रही हैं तो हमको उनको सब्सिडी देना है, और यहाँ पे सब्सिडी उनको यदि हम प्राइस ऊपर देना चाहते हैं तो हमको पब्लिक में सब्सिडी देना है। और यदि हम ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं इनके कहने से तो हमारी हालत वही होने वाली है जैसे श्रीलंका की हो सकती है। तो दोनों चीजों का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और एक चीज इनको मैं ऐड करना चाहूंगा हिना जी, कि देखिए आज जब इनकी सरकार थी 2013 में मैक्सिमम एक दिन के अंदर 5 या 6 किलोमीटर हाईवे बनाते थे। एक एग्जांपल के तौर पे करता हूं, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें। आज हम 80-90 किलोमीटर पर डे हाईवे बना रहे हैं। लेकिन शुभेंदु शेखर जी, हाईवे पर गाड़ी जब चलेगी जब उसमें पेट्रोल होगा या ईंधन होगा, ये भी आम आदमी ही कह रहा है। चलिए ठीक है डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, अब हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। उमाशंकर पांडे जी, अब बताइए आप जो नॉन सब्सिडी या दूसरी बातें यहाँ पर शुभेंदु जी कर रहे हैं, किस तरह से अब कांग्रेस उनको देखती है? देखिए, इन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की है ना जी। नॉन सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर क्या होता है? ये वो होता है जो कमर्शियल पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है और जिसमें सरकार सब्सिडी नहीं देती है। घरेलू गैस सिलेंडर जो आप गलत मत बोलो, उसमें सरकार सब्सिडी देती है। सरकार खाली सब्सिडी तय करती है गरीब लोगों के लिए, उसको उपयोग करता है। और वो गैस सिलेंडर 26 मई 2014 जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी, आंकड़े चेक कर लीजिए हिना जी, 410 रुपए में था वो गैस सिलेंडर। आज 9,987 रुपए में वो लखनऊ में है और कई राज्यों में 1000 रुपए के ऊपर है। लेकिन डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, शुभेंदु जी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि बैलेंस बनाकर चलना होगा, और जो अभी घाटा जो दिखाई दे रहा है या देखा जा रहा है उसमें बैलेंस बनाना होगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में तमाम तर लोगों को मिल बैठना होगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई है, क्योंकि मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों की मित्र है। 10,45,000। ठीक है, वो एक दीगर बात है। उमाशंकर पांडे जी, यहाँ पर हमें साफ तौर पर ये बताना है कि क्या इस मसले का कुछ हल हो सकता है, क्योंकि महंगाई है कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। बात सुन लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मोदी सरकार ने चंद उद्योगपति मित्रों का 10,45,000 करोड़ रुपए। ठीक है डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, हम यहाँ पर बैठे थे एक मसले का हल निकालने के लिए कि शायद तमाम तर लोग जो हैं, जो कि चाहे सरकार में हो या अपोजिशन में हो, अगर सब लोग मिलकर आम आदमी के बारे में सोचेंगे, बयानात आप छोड़ दीजिए, सियासत आप छोड़ दीजिए, दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उन दोनों से मेरी यही फिर से रिक्वेस्ट है कि क्यों ना बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए हम सब लोग मिलकर बैठें और आम आदमी की जेब पर जो खर्च बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा तो कम करने की कोशिश करें। और यही हमारे इस डिस्कशन का मकसद भी है। अपने दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका भी, और डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दोपहर में आज के लिए इतना ही। आदाब।